हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी का टर्म 2 एग्जामिनेशन। सो 055 इज़ द कोड फॉर अकाउंटेंसी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की खास तौर से बात करते हैं। आज आपका एक चीज़ का एग्जाम है, बहुत ज़रूरी है आपका काम और पेशेंस रहना। अगर आप काम और पेशेंट रहेंगे तो बहुत ईजिली आप अपने पेपर को कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी गलतियाँ आप करते हैं। क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, किस तरह से आप उसे टैकल कर सकते हो और क्या हमारे टिप्स और ट्रिक्स होंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो फुल। ऑल द वेरी बेस्ट एट द स्टार्ट आई एम टेलिंग यू। तो देखो, आपका जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाओ। सबसे पहले आ गया अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपका 10 मार्क्स है, उसमें क्वेश्चन आएगा। जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें रिटायरमेंट आ जाएगा, डिसोल्यूशन है, डेथ है, इससे रिलेटेड 12 नंबर। अकाउंटेंसी, इसमें जो आपके कंपनी अकाउंट्स हैं उसमें खासतौर से डिबेंचर्स ही आ रहा है, दैट इज़ फॉर 8 मार्क्स। और आ जाते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, खासतौर से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो सारे ही जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैंने आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इसकी थ्योरी के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं विद इन टाइम। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आ जाता है दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जैसे मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन जो खास तौर से प्रॉफिट पे वर्क नहीं करते बट दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। से फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, कोई स्कूल है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस। अब नेचुरली इनकी भी अकाउंटिंग होगी, तो ये अपने अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले एक आ जाता है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा इसमें बनती है बैलेंस शीट्स। अब देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कैश बुक। तो कैश बुक में जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह से आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। और जिस तरह से हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की, दैट इज सिमिलर टू योर P&L अकाउंट। ठीक है। अब आप एक चीज़ सोच सकते हो कि अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना रहे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की क्या ज़रूरत है। देखो, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है दैट इज़ ओनली फॉर दिस ईयर, सिर्फ इसी साल के लिए हम उसे बनाते हैं। जबकि अगर आप बात करो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इसमें आपके जो पुराने ट्रांजैक्शंस हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं। जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो आप सोच सकते हो भाई ये तो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकम कहाँ से आएगी। दिस इज़ बेसिकली जो गिफ्ट्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, वहाँ से आपकी इनकम इसमें आ जाती है। और खास तौर से एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो ये सरप्लस अकाउंट हो जाएगा, और जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से तो ये आपका डेफिसिट अकाउंट शो करेगा। चलो, अब इसी वीडियो में हम आगे बात करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेते हुए आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आप देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, पहले उस पर बात करेंगे, देन वील कम ऑन टू द ऑब्जेक्टिव। तो देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपके कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रही है। इनफ्लो मतलब कैश का जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना हो रहा है, आउटफ्लो हो गया ऑर्गेनाइजेशन से कैश का जाना। ठीक है। अब इसमें हम कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश के साथ में कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो भी कैश के समान हो, मतलब सिमिलर टू कैश, ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हो। और ये कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ये आपके कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। कैश में क्या आएगा, बैंक बैलेंस, चेक ड्राफ्ट, इस तरह की सारी चीज़ें। अब दो तरह के मेथड्स होते हैं जिससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, वन इज द डायरेक्ट, द अदर वन इज इनडायरेक्ट। और खासतौर से आपके कोर्स में जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, उसी पे हम बात करेंगे। जो फॉर्मेट है कैश फ्लो का वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल ना दिखा के मैं आपको मेन जो एक्टिविटीज़ हैं तीनों आपकी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उन तीनों एक्टिविटीज़ पे हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा सा आपका इन डेप्थ बनता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं कवर करूंगी तीनों ही एक्टिविटीज़ को डिटेल में। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि आप इसमें कैश का सारे डिटेल्स बना रहे हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि तीनों ही एक्टिविटीज़ से आपको कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो इससे कितना इनफ्लो हो रहा है। दूसरा है एप्लीकेशन, मतलब कितना पैसा आपका बाहर जा रहा है, क्योंकि आप तीनों ही एक्टिविटीज़ में उसकी इनकम और आउटफ्लो दोनों को शो कर रहे हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है कितना आपको सोर्स हुआ, कितना आया पैसा और कितना जा रहा है। मोरओवर नेट चेंज इन कैश, जो आप इसे कैलकुलेट करते हो, नेट चेंज इन कैश जो है वो भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से डिटरमाइन होता है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो इससे आ सकते हैं। देयरफॉर मैं आपके लिए जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। मोरओवर कुछ एडजस्टमेंट हैं जो मुझे लगती हैं कि आ सकती हैं, उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। एंड प्लीज़ मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट ये लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आए।
चलो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव हियर इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का। इनका जैसे ही आप एडजस्टमेंट कर लेते हो, देन वी ऑल्सो हैव टू डू फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जो आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं उनको आपको शो करना होगा। इसमें प्लीज़ ध्यान रखना जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हम उन्हें ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रही होंगी तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हम करंट असेट की बात करते हैं तो ध्यान रखना करंट असेट में इनका जो ट्रीटमेंट है वो ऑपोजिट है। जब आपके करंट असेट कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आप उन्हें ऐड करोगे, और जब करंट असेट बढ़ रहे हैं तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिट है दैट इज़ फॉर करंट असेट, और ये बढ़ना कम होना इज़ विद कंपैरिजन टू 2 ईयर्स, उनसे आप दिखा रहे हो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको सबसे पहले दिया है दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएंगे, जो भी आपके फिक्स्ड असेट हैं उनकी जो सेल है वो सारे आपके कैश इनफ्लोज में आ जाएंगे। जो आउटफ्लोज हैं उसमें आपका परचेज आपने करंट असेट परचेज आपने किया फिक्स्ड असेट को, या आपने परचेज किया कोई इन्वेस्टमेंट, परचेज आपका जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, इससे रिलेटेड जो आपकी एडजस्टमेंट है उनको आप यहाँ पे शो करते हो। तो कैश फ्लो एक्टिविटीज़ में आपके जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इसी में आगे देखो हम बात कर रहे हैं अब दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो इसके कैश इनफ्लो में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कैश सेल्स हुई, नेचुरली जो कैश के टर्म्स में आपके पास आई हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, फीस के तौर पे कुछ पैसा आ रहा है, रॉयल्टी की फॉर्म में आ रहा है, ये सारे आपके इनफ्लो हो जाते हैं। अब जैसे आपके पास कैश इनफ्लो की एक्टिविटीज़ आ गई, उसी तरह से कैश आउटफ्लो जहाँ जहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, जैसे आपने कोई कैश परचेज करी, आपने कोई सामान खरीदा है कैश पे, या पेमेंट आपने किया है अपने ट्रेड पेबल को, दैट मीन्स आपके अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको आपने कोई पेमेंट किया, या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए, आपने इनकम टैक्स पेड किया, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ कैश आउटफ्लो। तो इनकम और आउटफ्लो जो है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तौर पर वो हमने देख लिया। और प्लीज़ ध्यान रखना ये आपका AS जो 3 है रिवाइज्ड, उसके अंडर आपका पूरा जो फॉर्मेट है वो गिवन है। तीसरा आप देखो फाइनेंसिंग में प्लीज़ ध्यान रखना ये आपके खास तौर से रिलेट करते हैं शेयर्स से, एंड जो भी आपने इसमें कोई लोन लिया हो तो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो देखो फाइनेंसिंग का कैश इनफ्लो क्या होगा, जैसे आपने शेयर्स इशू करे कैश पे, आपने डिबेंचर्स इशू करे कैश पे, जिस भी तरह से पैसा आ रहा है फर्म में इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स का खास तौर से, तो वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। इसी में आप देखो आउटफ्लो क्या होगा, अगर आपने कोई लोन का पेमेंट कर दिया है, या आपने कोई डिविडेंड का पेमेंट किया है, या आपने कोई इक्विटी शेयर्स जो है उन्हें बाय बैक किया, तो जिसमें आपका पैसा जा रहा है वो आपके सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स या लोन्स। ठीक है, अब इसी में आप देखो हम आगे बात करेंगे कैश फ्लो का ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ही हम आगे बात कर रहे हैं उसके यूजेस और लिमिटेशंस। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर डूइंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, या कैश बजट बनाने के लिए, या डिविडेंड डिसीजन डिसाइड करने के लिए उसमें आता है। बट लिमिटेशन क्या है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आते, एंड मोर ओवर जो सूटेबिलिटी है, जजिंग ऑफ लिक्विडिटी है, वो यहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं। तो जब मैं आपसे अकाउंट्स पेपर की बात बता रही हूँ तो इनफैक्ट मुझे अपने अकाउंट्स के एग्जाम के टाइम याद आ रहा है, बोर्ड का जब था, तो आई वाज स्टडिंग इन द मॉर्निंग, और वही क्वेश्चन आ गया था पार्टनरशिप का विच आई हैड प्रिपेयर्ड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इस समय प्लीज़ ध्यान रखना आपका पूरा फोकस आपके स्टडीज़ पे हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये याद आए कि हाँ ये मैं क्वेश्चन देख रहा था बट उसके बाद आपको आगे की चीज़ें याद नहीं आए। सो मेक श्योर आपका पूरा फोकस यहाँ पे है। चलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार देख लो, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अगेन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो जिस तरह का कोई ग्रांट है उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस का लिए वो रिसीप्ट हो सकता है। एंट्रेंस फीस जो है वो आपने यहाँ पे करा उसका रिसीप्ट हो सकता है। एंडाउनमेंट फंड है, टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये सारे आपके रिसीप्ट हो जाएंगे। और नेचुरली आपके जो पेमेंट्स होंगे वो बाय के तौर पे आएगा। आपने अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, ये सारे आपके पेमेंट के फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमारे पास रिसीप्ट और पेमेंट है, इससे हमारे पास जो बैलेंस है वो आपके पास जज होके आ जाएगा कि बैलेंस जो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो इसमें आगे देखते हैं, हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, कुछ डिफरेंसेस जो इन अकाउंट्स के बीच में देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और खास तौर से कैश बुक के बारे में। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि दोनों सिमिलर है बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, तो उन पर चर्चा करेंगे। देखो जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो मैंने ब्लू में रखा है और कैश बुक को हमने येलो में रखा है। इस हिसाब से आगे पढ़ते हैं। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हम बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जबकि कैश बुक क्या है, डेली बेसिस से बनाई जाती है। दूसरा आ जाता है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज़ द समरी ऑफ कैश बुक एंड नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। प्लीज़ ध्यान रखना डबल एंट्री में नहीं होता, बट जो आपका कैश बुक है वो आपको पता ही है डबल एंट्री के बेसिस से हम इसे बनाते हैं। तीसरा आ जाता है नेचुरली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, जबकि कैश बुक हमेशा आपका जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ही बना सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन अपना कैश बुक जो है
वो मेंटेन कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं आपके कैश एंड पेमेंट अकाउंट, सॉरी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंड कैश बुक के बीच में। अच्छा, इसी में आगे देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको बनाते हैं, बट इन दोनों में भी मेजर डिफरेंसेस हैं। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो जो है इट इज़ द समरी ऑफ योर कैश बुक, जबकि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है इट इज़ सिमिलर टू दी P&L अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है कि जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट इज़ सिमिलर टू रियल अकाउंट, और ये जो है इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो रियल अकाउंट बेसिकली होता है आपके असेट से रिलेटेड, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो आपने असेट्स को परचेज और सेल किया वो इसमें आ जाते हैं। जबकि नॉमिनल अकाउंट में हम खासतौर से बात करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स वाला है वो आपका आ जाता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या इसलिए हम इसे नॉमिनल भी बोल रहे हैं। तीसरा आप देखो इसमें रिकॉर्ड्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ आपके रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही ऑफ दी रेवेन्यू नेचर। ठीक है, अब आ जाओ वापस हम बात कर रहे हैं एनपीओ में जब आप करते हैं सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट, तो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका एक फॉर्मेट शेयर किया है, आप उसको देख सकते हो। प्लीज़ ध्यान रखना जो आउटस्टैंडिंग होता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको आपको ऐड करना है, और इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसको भी आप ऐड करोगे। ठीक है, माइनस करने हैं आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या रिसीव्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर। इस तरह से आपके पास बैलेंस आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, इसका प्लीज़ ध्यान रखना। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग का मतलब हो गया जब रेशियो इन विच योर ओल्ड पार्टनर सरेंडर पार्ट ऑफ द शेयर फॉर द न्यू पार्टनर, जबकि जब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं इट इज़ द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर। तो जो भी पार्टनर आपका जा रहा है, डिसीज हो गया या छोड़ रहा है वो, तो उसका जो शेयर है उसको हम जिस रेशियो में बांटेंगे वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब होगा, जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है, दैट मीन्स एडमिशन होता है। और गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, जब रिटायरमेंट या डेथ होता है किसी पार्टनर का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, और गेनिंग में हो गया न्यू माइनस ओल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक याद कर लो दूसरा आपको याद रहेगा। सैक्रिफाइसिंग कर लो ओल्ड माइनस न्यू याद भी रहेगा, एंड गेनिंग नेचुरली उसका उल्टा हो गया, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। फाइन। अच्छा, अब देखो रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए। इनका मेन डिफरेंस क्या है, जो रिवैल्यूएशन है मतलब रीवैल्यू कर रहे हो, तो कब रिवैल्यू करोगे, जब आपका कोई पार्टनर जो है एडमिशन हो रहा है या छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ होती है। जबकि जब हम रियलाइजेशन बना रहे हैं वो कब होगा, जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो पूरी खत्म हो रही है, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का। दूसरा देखो, द फर्म स्टिल कंटिन्यूज विद द चेंज रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, क्योंकि रीवैल्यू हो रहा है, एक नया पार्टनर आ गया तो नेचुरली आपके जो सारे इंटरनल्स हैं वो चेंज होंगे, तो आप उसे रीवैल्यू करोगे। जबकि ये वाला कब बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा जब आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो पूरी बंद हो रही है, तो हम रियलाइज कर रहे हैं सारे एसेट, सारी चीज़ों को डिवाइड करेंगे। तीसरा आ जाता है इट इज़ प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। जबकि ये वाला दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ये हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्योंकि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है, खत्म हो रही है, तो हम ये जज कर रहे हैं कि क्या लॉस रहा, या कितना आपको पैसा मिला कोई भी एसेट को बेच के, वो हम यहाँ पे जज करते हैं। अच्छा, अब आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। इन दोनों के बीच में देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जबकि पीएनएल अकाउंट आपको पता ही, आपने पूरे टाइम 11th में बनाया होगा, ये ट्रेडिंग कंसर्न्स बना रहे हैं खास तौर से जो कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। दूसरा देखो, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। जबकि जब हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की, तो आपको पता ही है इसमें हमें या तो नेट प्रॉफिट दिखता है या नेट लॉस, ठीक है। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू एसरटेन द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर हम जैसे मैंने आपको बताया था कि या फिर क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपके इनकम से ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे जब हम बात करें अपने पीएनएल अकाउंट की, तो यहाँ पे मेजर पर्पस है दैट इज टू आइडेंटिफाई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। अब अगला एक और डिफरेंस आप देख लो, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो इट, बस एक जनरल, जब भी हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, एडमिशन हो रहा होगा किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो रही होगी, जिसकी वजह से मतलब डेथ हो गई होगी, जिसकी वजह से आपके जो सारे अगेन इंटरनल्स हैं वो चेंज होंगे। पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन हो रहा है दैट मीन्स कि पूरा एग्रीमेंट के हो सकता है या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो सकता है, तो यहाँ पे पूरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो रही है। अच्छा, अब एक और टॉपिक देख लो, आपका यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कम मार्क्स का ही आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा आपको इसे पता होना चाहिए कि इसमें डेटा जो होता है वो सिंपली आपको मालूम पड़ जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, फोरकास्टिंग में हेल्प करती है, टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। तो इस तरह की कुछ आपकी यूटिलिटी है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, एक बार देख लेना।
चलो आगे अगला टॉपिक जो है, यहाँ पे भी हम एक और डिफरेंस को लेके बात कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. वैसे बेसिकली जो मुझे लगता है डिबेंचर्स में आपके जनरल एंट्रीज ही आएंगी, बट स्टिल एक जनरल मैंने आपको इसमें बता दिया. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड यू ऑल नो, जिसमें सिक्योरिटी अटैच है या नहीं है. रजिस्टर्ड इज जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जिसका नाम मेंशन होगा डिबेंचर पे उसको मिलता है, जबकि बियरर इज नो नेम अटैच्ड. कन्वर्टेबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. चलो अब आ जाते हैं टिप्स फॉर द एग्जाम. मेजरली इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. देखो सबसे पहले आपको देखना है कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो. अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा है, आप हर मिनट को यूटिलाइज करो. यू हैव टू रिवाइज योर कंसेप्ट्स. सेकंड ध्यान रखना, जैसे एनपीओ है तो इसके जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, आई गेस मैंने शायद उसका नहीं आपको दिखाया था, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है या सब्सक्रिप्शन है, तो इन सब की एंट्रीज आपको पूरा इसका जो एडजस्टमेंट है वो पता होना चाहिए. कैश फ्लो की बात करें तो इसमें भी आ जाते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर डिप्रिसिएशन. तो इस तरह के जो भी एडजस्टमेंट पड़ते हैं उनका ध्यान कर लेना, देख लेना एक बार. जनरल एंट्रीज खासतौर से इशू ऑफ डिबेंचर्स की, उनको प्रैक्टिस कर लो. रिटायरमेंट एंड डेथ, देखो जो हम बात करते हैं ये पार्टनरशिप का, तो उसमें तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप अपने आप में बहुत ही वाइड आपका ये चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. जनरल एंट्रीज हैं, गुडविल का कंप्यूटेशन है और बहुत सी आपको और चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है. अब खासतौर से एग्जाम को देख लो, पेपर को ध्यान से पढ़ना. वर्किंग नोट्स को आप बहुत ही क्लियरली शो करो. बहुत रफ में दिखाते हैं लोग, क्लियरली दिखाना. आपकी जो आंसर शीट है वो 32 पेजेस की है, आपको इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मेट बेस्ड मिलेगा, तो उसको ध्यान से यूज़ करना. टाइम का ध्यान रखना, पेपर छूटना नहीं चाहिए. प्रॉपर फॉर्मेट्स को बनाना. एंड लास्टली सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. ये ज़रूर ध्यान रखना, आप उन क्वेश्चंस को पहले करो जो आपके लिए इजी हैं. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.